बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुल्क की मौजूदा सियासी, कानूनी और इंतजामी सूरत हाल से जुड़े इंतहाई अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक साथ कई महाज खुलते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बानी पीटीआई इमरान खान के इलाज, उनकी शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकली के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और उस हुक्म पर अमल दरामद ना होने का मामला शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो दूसरी जानिब इसी मामले के बाद अडियाला जेल के आम कैदी भी अपने इलाज और बुनियादी हकूक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अडियाला जेल के कैदियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की हैं, जिनमें निजी अस्पतालों से इलाज, मेडिकल बोर्ड की तश्कील और अहले खाना से राब्ते की सहूलत फराहम करने की इस्तदा की गई है। अदालत ने जेल हुकाम को नोटिस जारी करते हुए पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान के इलाज से मुतालिक अदालती कार्रवाई के बाद मुल्क में कैदियों के तिब्बी और बुनियादी हकूक के हवाले से एक नई कानूनी बहस जन्म ले रही है। दूसरी तरफ इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल ना किए जाने का मामला भी मुसलसल सियासी तनाज़े की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इमरान खान को शिफा के बजाय पिम्स ले जाने का फैसला इस्लामाबाद इंतजामिया का था और चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी सूरत हाल की बुनियाद पर यह फैसला किया। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया था और इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। यही वजह है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद हुकाम को फरीक बनाया गया है। ताहम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फरीक ना बनाने पर पार्टी के अंदर और बाहर सवालात उठ रहे हैं। आखिर वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त से बाहर रखने की वजह क्या है? क्या कानूनी टीम के पास इनके खिलाफ बराह रास्त जिम्मेदारी का कोई सबूत नहीं, या इसके पीछे कोई सियासी हिकमत अमली भी कार फरमा है? इसी मामले पर पीटीआई के अंदर होने वाली मुशावरत भी खासी अहमियत इख्तियार कर गई है। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में यह मौक़िफ़ सामने आया था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई को सियासी रंग देने के बजाय मुकम्मल तौर पर कानूनी बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए और असल मकसद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाना होना चाहिए। लेकिन बाद में दायर की गई दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फरीक बनाए जाने से यह बहस दोबारा शुरू हो गई कि पीटीआई की कानूनी हिकमत अमली आखिर किस समत जा रही है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने भी वजाहत की कि किसी फर्द को फरीक बनाने के लिए इस शख्स को अदालती हुक्म पर अमल ना करने के फैसले से जोड़ने वाला सबूत जरूरी है, और यही वजह है कि वज़ीर दाखिला को फरीक नहीं बनाया गया, जबकि सेक्रेटरी दाखिला को दरख्वास्त में शामिल किया गया। उधर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने भी वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई ने कोई डील नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हुई है और पार्टी की कोशिश है कि 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। बैरिस्टर गौहर ने यह भी बताया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई और केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। ताहम जब उनसे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से होने वाली मुलाकातों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुलाकातें होती रही है, लेकिन उनकी तफसीलात नहीं बता सकते। तो क्या पसे पर्दा सियासी राबते भी जारी हैं और इमरान खान की तरफ से डील ना करने के मौक़िफ़ को मौजूदा सियासी हालात में किस तरह देखा जाए? इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सियासी सरगर्मियां भी तेज़ हो रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बुनेर में स्ट्रीट मूवमेंट से खिताब करते हुए इमरान खान के इलाज के मामले पर वफाकी और पंजाब हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और 27 सितंबर को बड़े एहतजाज का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि लाखों लोग इमरान खान के लिए सड़कों पर निकलेंगे और इस बार खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आला के सख्त बयानात ने यह सवाल भी पैदा कर दिया कि क्या पीटीआई अब पार्लिमानी सियासत के साथ साथ दोबारा एक बड़े अवामी एहतजाज की तरफ बढ़ रही है? क्या 27 सितंबर वाकई एक बड़ी सियासी कॉल बनने जा रही है या यह हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है? दूसरी जानिब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने इमरान खान की कैद तन्हाई, उनके अहले खाना, वकला और ज़ाती डॉक्टर से मुलाकात के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ इस नौयत का सलूक पाकिस्तान की सियासी तारीख में गैर मामूली है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ सियासी आवाज़ें मुख्तलिफ दावे कर रही हैं। कुछ हलकों का कहना है कि इमरान खान ने मुलाकातों के दौरान खुद को फिट करार दिया, जबकि इलाज और तिब्बी मुआयने के मामले पर हुकूमत और पीटीआई के मौक़िफ़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो असल सूरत हाल क्या है? क्या मामला सिर्फ सियासी बयानात तक महदूद है या वाकई एक बड़ा कानूनी और इंसानी हकूक़ का मसला बन चुका है? लेकिन आज की गुफ्तगू का दूसरा बड़ा मौजू मुल्क में अपोजिशन की नई
की सफबंदी है। पीटीआई और दीगर अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते जारी हैं, ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि राब्ते किसी बाकायदा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में तब्दील होंगे या नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मौजूदा इत्तेहाद फिलहाल पार्लियामेंट के फ्लोर और कानून साजी तक महदूद है, जबकि उनकी ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बने। असद कैसर ने भी वाज़ेह किया है कि फिलहाल पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने पर तवज्जो है और अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अभी कुछ नहीं सोचा गया। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि माजी के सियासी इत्तेहादों से जमात इस्लामी को फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हुआ, इसीलिए वो अपने बलबूते पर अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। जमात इस्लामी ने मुल्क की एहतजाज, शटर डाउन और पहिया जाम के बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च की बात भी की है। तो क्या आने वाले दिनों में मुल्क में एहतजाजी सियासत एक बार फिर जोर पकड़ सकती है? और अगर पीटीआई, जमात इस्लामी और दीगर सियासी कुव्वतें अलग अलग एहतजाजी रास्ते इख्तियार करती हैं तो हुकूमत के लिए सियासी दबाव कितना बढ़ सकता है? इसी सियासी मंजरनामे में मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ भी इंतहाई अहम है। उन्होंने फ़र्द वाहिद की खातिर फैसले कबूल ना करने, सियासत में फ़ौजी मुदाखलत को मुस्तरद करने और पार्लियामेंट में होने वाली हालिया कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि फ़ौज मुल्क के दिफा के लिए मजबूत होनी चाहिए, लेकिन सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। उनके बयानात ऐसे वक्त में सामने आए जब अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत-ए-अमली बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या मौलाना फजल रहमान मुस्तकबिल में अपोजिशन की सियासत में मरकजी किरदार अदा करेंगे या JUI अपनी अलग सियासी पोजीशन बरकरार रखेगी? यानी आज का प्रोग्राम सिर्फ इमरान खान के इलाज या एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त तक महदूद नहीं, बल्कि इसके साथ कैदियों के बुनियादी हकूक, अदालती अहकामात पर अमल दरामद, हुकूमत और PTI के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, सियासी राबतों, मुमकिन अपोजिशन इत्तेहाद, जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक, मौलाना फजल रहमान के सख्त मौक़िफ़, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की आइंदा हिकमत अमली और सिंध की सियासी सूरत हाल समेत कई अहम सवालात हमारे सामने हैं। आखिर इमरान खान के इलाज के मामले में असल कानूनी पोजीशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना होने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त का अगला मरहला क्या होगा? क्या 27 सितंबर की एहतजाजी कॉल मुल्क की सियासत का रुख बदल सकती है? क्या अपोजिशन जमातें वाकई एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो पाएंगी? जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान का अलग रास्ता हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है? और सिंध की तकसीम के मामले पर पीपल्स पार्टी का सख्त मौक़िफ़ मुस्तकबिल की सियासत पर क्या असर डालेगा? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का, उस पर अमल दरामद नजर होता हुआ नजर नहीं आया। मतलब शिफा लेकर जाना था, आप लोग पिम्स ले गए, उस पर काफ़ी डिबेट भी हुई। अब माहिर कानून ये कह रहे हैं कि फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि अता तारर साहब ये कह रहे हैं कि हमने फैसले पर अमल दरामद भी किया है और उनका बाकायदा चेकअप भी हुआ है। सबसे पहले राना साहब, आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, बुनियादी बात तो ये थी कि इमरान खान साहब का जो है वो बोर्ड से मेडिकल चेकअप होना चाहिए था। यानी जो मकसद है वो उनकी हेल्थ है और उनका चेकअप था। हॉस्पिटल जो है वो बजाते ही जो है वो कोई मकसद नहीं था। ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिफा इंटरनेशनल का मेंशन किया था, लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पे पैदा हुई है, जो प्रॉब्लम वहाँ पे आया है, तो उस बुनियाद के ऊपर उस वक्त जो है ना वो फैसला किया गया और उनको फिर पिम्स शिफ्ट किया गया और पिम्स के में वहाँ पे एक बाकायदा बोर्ड ने ही उनसे जो है वो उनका चेकअप किया और उनको सेहतमंद पाया। अच्छा राना साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें कुछ माहिर कानून ये कह रहे हैं कि वाज़े तौर पर ये लिखा गया था कि PTI ने अंडरटेकिंग दी थी कि कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब से जब उनकी बहन की मुलाकात हुई तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा अहवाल बताया इमरान खान से मुलाकात का, उनकी सेहत के हवाले से। और फिर उसके बाद भी कुछ पार्टी को जो डायरेक्शंस आई हैं वो भी नज़र आ रही हैं, उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत का केस इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो गया है क्योंकि आप लोग भी रिव्यू पिटिशन में चले गए और PTI ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त दायर कर दी है? देखिए ना, वो उन्होंने यानी शुरू से इस मामले में तनाज़ा ही इस बात का है कि वो जो मुलाकात की फैसिलिटी है उसको वो मिसयूज़ करते हैं और बाद में उसको अपने पॉलिटिकल बयानिए के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस मर्तबा भी जबकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है तो उन्होंने जो है वो
اس ملاقات کو جو کہ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد یہ جو ان کی صحت سے متعلق کہا گیا کہ ان کا چیک اپ کروایا جائے ایک ماہر سینئر ڈاکٹروں کے بورڈ سے، تو اس کو بھی انہوں نے بہت ہی بری طرح سے جو ہے انہوں نے پولیٹیکل بیانیے کے لیے اور پیغام رسانی کے لیے اس پریس کانفرنس میں اس نے صرف اپنا پولیٹیکل نیریٹو یا بیانیہ ہی نہیں انہوں نے بتایا لوگوں کو یا میڈیا کو، اس میں انہوں نے باقاعدہ میسج بھی دیا ہے سی ایم کے پی کے کو کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو یہ انہوں نے سپریم کورٹ کے جی حکم کی بھی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے، اور ملاقات کا جو لا ہے یا جو رولز ہیں جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں کسی بھی قیدی کی ملاقات کو، تو ان کی بھی وائلیشن کی ہے، اور اسی وائلیشن کی بنیاد پہ ہی ان سے ملاقات کی یہ فیسلٹی یا سہولت جو ہے وہ واپس لی گئی تھی. تو اب یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو قضیہ ہے اس میں وہ برابر کے شریک ہے. اچھا رانا صاحب، ہم ایک اگر سینیریو دیکھیں، ان کیس اگر نظر ثانی کی جو اپیل ہے اس میں یہ سیم فیصلہ آتا ہے تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ ممکنہ طور پر پھر آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں ہمارا یہ بالکل واضح سٹانس ہے کہ موجودہ حکومت نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف، ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے احکامات کی جو ہے وہ ہمیشہ عزت بھی کی ہے اور ان کے اوپر عمل کیا ہے. ہمارا جو موقف ہے، جو ہماری دلیل ہے، وہ بڑی مضبوط ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ عدالت جو ہے وہ اپنے حکم میں جو ہے وہ امینڈمنٹ یا نظر ثانی اس کے اوپر کرے گی. سر، اس ساری ڈیبیٹ میں کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو 17 ستمبر سے پہلے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے، تو سر اس طرح کا کوئی پلان ہے کہ عمران خان صاحب کو واپس ہسپتال منتقل کر دیں آپ لوگ کچھ دنوں میں؟ نہیں، اب جب اس کی دوبارہ سماعت ہوگی تو اس سماعت میں جو ہمارا موقف ہے اس کے اوپر عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے کوئی اس کے اوپر کارروائی ہوگی. سر، اوور آل ڈیبیٹ میں ایک جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواست پاکستان تحریک انصاف نے دائر کی، اس میں ایک اور ڈیبیٹ چھڑ گئی کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں، پہلے کچھ خبریں یہ بھی آتی رہی کہ پی ٹی آئی سے ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، سی ایم کے پی سے ان کی خفیہ ملاقاتوں کی بات سامنے آئی. اب اس چیز کو لنک کیا جا رہا ہے کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواست تھی اس میں محسن نقوی صاحب کا نام شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ وزیر اعظم کا نام بھی اس میں شامل ہے. تو اس کو پی ٹی آئی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کچھ پلان کر رہی ہے، یا حکومت کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ ٹف ثابت ہو سکتے ہیں، یا کچھ صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں ایون کہ یہ حکومت جانے والی ہے. تو آپ کو حالات کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ان کا فیصلہ ہے پی ٹی آئی والوں کا کہ انہوں نے اپنی درخواست میں یا اپنی پٹیشن میں کس کو رکھنا اور کس کو نہیں رکھنا. لیکن رانا صاحب، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کا نام شاید اس لیے بھی شامل نہیں کیا گیا کہ ان کو وزیر اعظم بنانے کا پلان ہے، اور شہباز شریف صاحب کا اس میں نام شامل اس لیے کہ ان پہ اگر توہین عدالت لگ سکتی ہے تو پھر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پی ایم کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے ایسی باتیں دیکھی ہیں. تو سر، آپ کو سچویشن ایسی لگ رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب ایز اے پی ایم آ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ویسے بھی دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری تو وہ تو پرائم منسٹر ہی ہے. اچھا رانا صاحب، جو اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قربتیں مولانا صاحب سے بڑھ رہی ہیں، تو جے یو آئی اور پی ٹی آئی مل کر اگر آپ کوئی حکمت عملی بناتے ہیں، کوئی احتجاج میں اگر شامل ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ اگر کوئی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ہوتی ہے، تحریک کی تیاری ہوتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پر اس پیش رفت کا یا جو یہ اتحاد بن رہا ہے اس کا کوئی پریشر ہے؟ اور نہیں، یہ جو اختلافات ہیں جے یو آئی کے اور پی ٹی آئی کے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے، تو یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ایک ایسے اتحاد کی صورت جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا جس سے گورنمنٹ کو کسی قسم کی کوئی تھریٹ ہو. ویسے بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیاسی جماعتوں سے اتحاد اور پولیٹیکل عمل کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتی. تو رانا صاحب، کیا سمجھا جائے کہ حکومت پر کوئی پریشر نہیں ہے؟ نہیں، نو پریشر.
पॉलिटिकल एक्टिविटी का क्या प्रेशर होता है। लेकिन राणा साहब, पीपल्स पार्टी से भी तो आप लोगों के मामलात सही नहीं चल रहे। जीबी की कैंपेन देख लें, फिर आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस के हालात थे, बिलावल भुट्टो जिस तरह से कहते रहे कि उल्टी गिनती के दिन शुरू हो जाएंगे अगर आप लोगों ने उनके मैंडेट पर डाका डाला, अभी भी वो नाराज़ दिखाई देते हैं। आज के भी अगर इजलास की बात की जाए तो आज भी कोरम पूरा नहीं किया गया और वो नाराज़ दिखाई दिए। फिर कुछ खबरें ये भी आई कि आप लोगों ने उनको मनाने की कोशिश की है। तो सर, पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अब शायद हुकूमत से निकलना चाहती है और शायद पीपल्स पार्टी भी ऑपोजिशन का हिस्सा बन जाए, पीटीआई के साथ मिल जाए, जेयूआई के साथ मिल जाए और मिल के कोई एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाया जाए और फिर माजी की तरह जिस तरह से पीडीएम के दौर में हमने देखा था कि तहरीक अदम एतमाद आई और इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है भेज दिया गया, इस तरह की कुछ सहाफ़ी ये बातें कर रहे हैं कि मे भी कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि ये इत्तेहाद सामने आए और फिर इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। तो आपको मामलात अदम एतमाद की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, इट्स डिफ़िकल्ट। उसकी वजह ये है कि हमारे पास सादा अक्सरियत है। जब कभी वो वक्त आया तो हम उसको जो है वो शो भी कर दें। अच्छा राना साहब, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये सामने आ रही है कि कुछ सहाफ़ी ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जरदारी साहब जो हैं वाने सदर छोड़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। तो सर, क्या सूबों का मामला संजीदा हो गया है या क्या मामला आते हैं? इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं और आपको वाकई लगता है कि वाने सदर छोड़ देंगे जरदारी साहब? नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसी इतला भी नहीं है और ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है जरदारी साहब से कि वो सिर्फ इस यानी पीटीआई के साथ इल्हाक करने की वजह से जो है वो ऐवान सदर छोड़ दें। अच्छा राना साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में जो पीएम ने भी बार बार मुज़ाकरात की पेशकश की अपोजिशन इत्तेहाद को, आपको क्या लगता है कि अब मुज़ाकरात का क्या बनेगा? क्योंकि पीटीआई आप पर डिस्ट्रेस कर रही है कि आप लोग जो है एक हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं कर सकते, आप लोग कह रहे हैं पीटीआई संजीदा नहीं है। तो इस सारे माहौल में एक सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था जिससे कुछ टेम्परेचर हमें कूल डाउन होता हुआ नज़र आया, लेकिन उसके बाद अगेन हम देख रहे हैं कि क्योस की सूरत हाल है। तो सर, वो जो मुज़ाकरात की ऑफ़र थी फिर उसका क्या बनेगा? मुज़ाकरात की पेशकश हमारी तरफ से तो है, लेकिन पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर यकीन नहीं रखती। राना साहब, इस तमाम तर सिचुएशन में अब पीटीआई मज़ीद जो है सख्त स्टांस अपना रही है, क्योंकि अब कुछ डायरेक्शंस ये भी हैं, जैसे आपने भी अपने पहले सवाल के जवाब में ये कहा कि वाज़े तौर पर सीएम केपी को ये हिदायत आई हैं कि आप जो है स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो तेज़ कर दें। तो अब पीटीआई भी जो है वो सड़कों पर नज़र आ रही है, कुछ स्ट्रीट मूवमेंट भी शुरू हो चुकी है, 27 सितंबर की भी कॉल है। लेकिन सर, आपने एक प्रोग्राम में ये बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हक हासिल नहीं है कि वो एहतजाज करें क्योंकि उन पर 9 मई है। तो अब अगर 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का रुख करती है, तहरीक का आगाज़ करती है, तो फिर हम क्या समझें, हुकूमत की क्या तैयारी होगी, किस तरह से निपटा जाएगा? जी, उनका जो 27 सितंबर का प्रोग्राम है कि वो कुछ जथा लेके आएंगे, चढ़ाई करेंगे इस्लामाबाद पे, तो इसकी उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर, लास्टली मैं आपसे कश्मीर के सिचुएशन के हवाले से पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप लिंक भी हैं, उस तमाम तर सूरत हाल को बड़ा बखूबी जानते हैं। 12 सीटों का जो मामला है जिसकी वजह से हालात भी इतने कशीदा हुए कि 3 मरहलों पे फिर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शंस भी गया। फिर आपने ये भी स्टेटमेंट दी कि वहाँ पर सब लोग जो हैं वो फंडेड नहीं हैं, 90% लोग जो हैं मुहिब वतन भी हैं। तो सर, इस वक्त वहाँ का क्या स्टेटस है? आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल क्या हल होती हुई नज़र आ रही है आपको? क्योंकि आपने कहा था कि जब हुकूमत साजी होगी तो फिर हम इनके मामलात को सुनेंगे, जो इनकी डिमांड्स होंगी उनको भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। तो सर, अब क्या सिचुएशन है? क्या कोई कमेटी बनाई है उनके मामलात सुनने के लिए? क्या हिकमत अमली है हुकूमत की? वो इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो विद द मैंडेट ऑफ कश्मीरी पीपल जो है वो फॉर्म हो जाएगी और फिर वो उन लोगों से जो है वो इस मामले को रिजॉल्व करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आपके वक्त बहुत एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली सियासी हिकमत अमली से मुतालिक, और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया मलिक शफकत अवान साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। बहुत शुक्रिया शफकत साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त आप लोगों ने दायर की, कब तक समाअत हो सकती है उस दरख्वास्त पर, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, इंसाफ का तकाजा तो यही है कि वो दरख्वास्त इसी वीक में फिक्स की जाए, उसमें नोटिस दिए जाएं और उसी बेंच में फिक्स की जाए जिस बेंच ने वो फैसला दिया था। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात को मद्देनजर खातिर रखते हुए कि ये कितना अर्जेंट मैटर है, बहुत जल्द उसको फिक्स करेगी और वो समाअत के लिए हमें बुलाएंगे। तो शफकत साहब, आपको लगता है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि हमारा मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुमकिन तौर पर फैसला जो है वही आ सकता है अगेन। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर था बड़ा क्लियर था। उन्होंने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल ले जाया जाए, वहाँ पे एक बोर्ड कंस्टिट्यूट हो जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान और उनकी हमशीरा भी शामिल हों। उसके बाद वो बोर्ड जो है वो चेकअप करे उनका, और वो ये 16 सितंबर तक उनको यहाँ पे रखा जाए और फिर 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। उनमें से कोई काम भी नहीं हुआ। ना तो उनको शिफा इंटरनेशनल ले जाया गया, ना उनके वहाँ पे बोर्ड कंस्टिट्यूट हुआ, ना वो टेस्ट करवाए गए, क्योंकि एक रेक्विजिट टेस्ट था सिटी एंजियोग्राफी का, वो उनकी नहीं हुई थी। वो उनको रिकमेंडेड थी कि वो होनी है, तो ना वो वहाँ पे हुई, ना कोई दूसरे टेस्ट हुए, ना प्रॉपर जगह पर ले जाया गया। तो इसलिए तौहीन अदालत बड़े क्लियर कट की है गवर्नमेंट ने, और इंशाअल्लाह ताला वो इसमें फिक्स होंगे। लेकिन राना साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हेल्थ कंसर्न्स थे इमरान खान साहब के, तो वो इलाज तो हो गया, जो मकसद था वो पूरा हो गया। अब ये डिबेट में पड़ना कि शिफा नहीं पिम्स। जी नहीं, मुझे इतना बता दें कि पिम्स में वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि वहाँ की जो मशीन थी सिटी एंजियोग्राफी की वो खराब थी। क्या वो हुई है? जो उनको इशू दरपेश था, जो 1 अगस्त को डॉक्टर विजिट करके आए थे और उन्होंने लिखा था कि उनको इशू है हार्ट का और उनकी सिटी एंजियोग्राफी कराई जाए, तो क्या वो वहाँ पे हुई है? वहाँ पे सिर्फ सिंपल आंख का प्रोसीजर हुआ है और उन्हें यही कहा जाता रहा है कि अभी बाकी टेस्ट जाके इंटरनेशनल में होंगे। तो वो आंख का प्रोसीजर करके उनको भेज दिया है, उसके वो तो उनका पहले भी 4-5 दफा हो चुका है और उसी हॉस्पिटल में हो चुका है पिम्स में। तो आज जो जहाँ पे सॉरी जो उस दिन ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ उनको भेजे जाने का, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था कि उनके बाकी जितने टेस्ट हैं वो हों, उनको प्रॉपर चेकअप किया जाए। तो बिल्कुल ही टोटली तौर पे जो ऑर्डर है उसकी वायोलेशन है और हठधर्मी है हुकूमत की, और उन्होंने कुछ नहीं समझा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को। लेकिन अब तो कुछ सहाफ़ी और कुछ नून लीग के रहनुमा ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो फिट है, उनकी अपनी बहन कह रही हैं कि उनका बीपी भी बिल्कुल ठीक था। उज़ैफा रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं आपको अंदर की बात बताता हूं कि इमरान खान साहब जब अपनी बहन से मिलने आए तो वो खुद बोल रहे थे कि मैं 2 घंटे जिम करके आए हूँ, ट्रैक सूट में भी थे। देखिए, ऐसी बात नहीं है, वो देखने में तो ठीक लग रहे थे। अच्छा। लेकिन क्या उनके टेस्ट हुए हैं? अब देखने में पता चल सकता है कि बंदे का दिल जो है वो किस हद तक काम कर रहा है, उसकी क्या कंडीशन है। वो तो सिटी एंजियोग्राफी होनी थी तो पता चलना था। बज़ाहिर देखने में तो वो चल फिर रहे थे, ठीक है, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने बज़ाहिर जो उनकी पोजीशन थी वो बताई है। ये सारी चीजें टेस्ट होने के बाद मालूम होनी थी, जो कि हुकूमत ने हठधर्मी की है और नहीं करवाई। तो शफकत साहब, एक और पॉइंट राना सनाउल्लाह साहब ने उठाया कि वाज़े तौर पर जो है सीएम केपी सोहेल आफरीदी साहब को भी जो है खान साहब ने जो हिदायत दी हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट को तेज़ करें, और वो उनकी बहन ने जो है मीडिया पर भी बताया और उनको भी बताया। तो वो कह रहे थे कि हमने आजमा लिया है, कि हमेशा कहते हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे फिर करते हैं, और इसी वजह से सहूलत ली थी। देखिए, ऐसी बात नहीं है। वो जो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो खान साहब के हालात बताए हैं कि जो वहाँ पे हुए हैं, और जिस तरह खान साहब को ट्रीट किया गया है वो बताना बड़ा जरूरी था। पूरी कौम इस्तिराब में थी। जब इन्होंने पूरी जो ऑर्डर थे उनकी वायोलेशन कर ली तो उसके बाद उन्होंने आगे बताया। और एक और बात, ये सिर्फ और सिर्फ जो रिपोर्ट्स थी उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोका था कि उन पर कोई सियासत नहीं होगी, उनको कहीं पब्लिक जो सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। तो ना वो रिपोर्ट्स आई, ना उनका चेकअप हुआ, तो कौन सी तौहीन अदालत है? क्या कहते हैं? तो शफकत साहब, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आपने दरख्वास्त दायर की, इसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम ना शामिल करके आप लोगों ने एक और डिबेट दे दी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनका नाम भी इंशाल्लाह शामिल होगा अगर वो कुछ ऐसा करेंगे। जिन जिन वज़रा ने, जिन जिन हुकूमती नुमाइंदों ने कुछ कहा है उनका नाम उसमें शामिल है, क्योंकि इसमें वो लबकुशाई नहीं की मोहसिन नकवी ने, तो इसलिए उसका नाम नहीं आया।
تو شفقت صاحب، یہ جو علیمہ خان صاحبہ پہ اور سہیل آفریدی کے حوالے سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ خان صاحب خوش نہیں ہیں، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ اب نظر بھی نہیں آ رہی۔ ایسی بات نہیں، خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، اور بالکل میں اس کی تردید کرتا ہوں، خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو سر، جو مذاکرات کی آفر تھی آپ کو، پھر اس کا کیا بنے گا؟ کون سے مذاکرات کی آفر؟ جو پی ایم نے آپ کو مذاکرات کی آفر دی؟ دیکھیں کون سے مذاکرات، خان صاحب کے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود علاج نہ کروائیں، ان کو سہولت علاج کی بھی نہ دیں، ہمارے ان سے کیا مذاکرات ہونے ہیں؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات پر یقین نہیں رکھتی۔ ہم نے تو متعدد باروں نے کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں، عمران خان صاحب کے متعلق بھی بات ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ ٹیبل پر آئیں گے۔ دیکھیں آپ مذاکرات اسی صورت میں ہوں گے جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر پر عمل درآمد ہوگا، اس سے پہلے مذاکرات کا نہ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی ہونے چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کی یہ امکانہ گفتگو ہوگی کہ آپ مذاکرات کی بات کریں۔ سر، تو 27 ستمبر کے حوالے سے کیا لائے عمل اپنایا جا رہا ہے؟ 27 ستمبر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہیں، اور ہم بھرپور طریقے سے اپنا نکلیں گے، اور اس حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ حکومت تو یہ واضح موقف اپنا رہی ہے، رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ جتھا لے کر اسلام آباد کا رخ کریں گے تو کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ دیکھیں یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے احتجاج کرنا، اور لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ 9 مئی ہے، اس لیے آپ کا حق نہیں ہے یہ۔ دیکھیں یہ ان کا اپنا کہنا ہے، ہم بالکل اپنا آئینی حق رکھتے ہیں، اور ہم یہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، ہم آئیں گے، آگے انہوں نے گولی چلانی ہے تو وہ چلائیں۔ تو سر، یہ جو کچھ صحافی یہ رپورٹ کریں کہ 15 ستمبر تک عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا 27 ستمبر کی کال کو کال آف کرنے کے لیے، تو آپ کو کوئی صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ ان کو کل کر دیا جائے، سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کر رہے ہیں، اور ان کو جلد از جلد کرنا چاہیے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ لوگوں کا الائنس بننے جا رہا ہے، جے یو آئی کے بارے میں آپ لوگوں کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کوئی ڈیسیژن ہو سکا ہے ابھی تک؟ نہیں، ہماری ابھی میٹنگ چل رہی ہے، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے، تو ہم اکٹھے چلیں گے، اور پارلیمان کی حد تک ہمارا اتحاد ہو گیا ہے۔ تو مطلب پارلیمان کے باہر آپ لوگ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا 27 ستمبر میں مولانا وہ صاحب ابھی نہیں، ساتھ وہ مل ابھی سکتے نہیں، ہیں؟ ابھی نہیں، فی الحال پارلیمان کے اندر کے معاملات کی حد تک ہم اکٹھے چلیں گے۔ ٹھیک سر، کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو صدر زرداری صاحب ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں ایوان صدر چھوڑنے کے لیے، اور پیپلز پارٹی کو بھی آپ لوگ ساتھ ملا سکتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ کا سیشن تھا اس میں پیپلز پارٹی خاصی ناراض نظر آئی، کورم کی نشاندہی بھی ہوئی اور پھر وہ بھی پورا نہیں ہوا، اور پھر پیپلز پارٹی کو منایا بھی گیا۔ تو کوئی عدم اعتماد کی تیاری ہے آپ لوگوں کا جو الائنس ہونے جا رہا ہے، یا پیپلز دیکھیں پارٹی ہم کو سب شامل کو کیا جا دعوت دے سکتا رہے ہے؟ ہیں، ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور چلیں، حکومت کہ جو ظالمانہ نظام ہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی دوسری جماعت ہو، آئے ہمارے ساتھ چلے، ہم بالکل سب کو دعوت دے رہے ہیں، اور جو بھی ہمارے ساتھ چلے گا ہم ساتھ لے کے چلیں گے، اس میں پیپلز پارٹی ہو یا کوئی دوسرا ہو، وہ آئے اور اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ مولانا صاحب کے ساتھ اگلے انتخابات میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے آپ لوگ؟ نہیں ابھی تک، سوری، بالکل یہ بہت بات کی باتیں ہیں، ابھی ہم صرف اس یہاں تک اپوزیشن کی جو بات ہے پارلیمان کے اندر اس تک اکٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بہت آپ آگے کی باتیں کر رہے ہیں، اس پہ ابھی ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی۔ لیکن سر، یہ گنڈا پور صاحب کی میرے پاس سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ ابھی تک نہ آپ لوگ پریشر ڈیولپ میں نہیں کر سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب آپ لوگوں کا پریشر ہوگا تو آپ لوگوں کی بات بھی مانی جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، پریشر ڈیولپ کرے تو ملاقات کرنا تو مشکل ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا تھا، علامہ راجہ ناصر باز اور چودھری صاحب، انہوں نے یہ اتحاد کیا ہے، اور ہم اس اتحاد پر قائم۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک شفقت اوان صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا شکریہ۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔
बैक नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि उनकी कुर्बतें भी बढ़ रही हैं और आज मुत्तहिदा अपोजिशन का जो है पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास भी हुआ है। उस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, क्या मामला तय पाए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या बातचीत हुई है या आने वाले दिनों में क्या सियासी हिकमत अमली अपनाई जाएगी, इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब। बहुत शुक्रिया असलम साहब फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI की जो कुर्बतें बढ़ रही हैं और अब कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि आप लोग ग्रैंड अपोजिशन लाइंस भी बना सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इन मुलाकातों में क्या बातचीत की जा रही है, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? बहुत शुक्रिया आपका जी। असल में बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल हुकूमत की है और जिस तरह से बैड गवर्नेंस के साथ हुकूमत चलाई जा रही है, जिस तरह से आइन साजी की जा रही है, पार्लियामेंट का मजाक बनाया जा रहा है, कोई पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, आइन पे तरमीम पे कोई बात नहीं होती और खामोशी से तरमीम आ जाती है। ऐसी तरमीम आती हैं जो पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ देती है। जो 1973 का आइन है उसका हुलिया बिगाड़ा जा रहा है और उसको आइन को तो बिल्कुल मोम की नाक बना दिया लोगों ने। तो इस सूरत हाल में तो मैं समझता हूँ अपोजिशन की तफरीक से हुकूमत ने फायदा उठाया है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपोजिशन की इस तफरीक को खत्म किया है, क्योंकि मुल्क के आइन है तो हम सब हैं और अगर ये खुदा न खास्ता आइन इस तरह रीराइट हो गया तो फिर बहुत मुश्किलात सूरत हाल दूसरे सूबों छोटे सूबों में पहले ही बहुत सूरत हाल खराब है। तो इस आइन की असल जो हैसियत है उसको बाहर रखना है, हैबत को बाहर रखना है। तो ये सूरत हाल है, इसकी वजह से हम लोगों ने कम से कम ये एक तय किया है कि आइन साजी के दौरान हम लोग बाहमी मशवरा भी करेंगे, राब्ता भी रखेंगे और बाहमी मशवरे के बाद हर चीज पे एक मुश्तरका ही हमारा रद्द-ए-अमल आएगा। तो इसलिए ये सारा ज्वाइंट एक्शन ज्वाइंट हमने अपोजिशन को तरतीब किया है। अच्छा, तो ये है। तो असलम साहब, हुकूमत के खिलाफ किसी बड़ी तहरीक या अदम एतमाद की तरफ आपका इशारा है या ये किस लिए आप लोग एक पेज पर आ रहे हैं? देखिए, अदम एतमाद करने से फिर क्या होगा? वो तो बिलावल भुट्टो साहब खुद कहते हैं कि ये फारूक 47 की हुकूमत है, तो जब इस वक्त सारी पार्टियां इस पे एग्री है कि फारूक 47 की असेंबली है, तो फिर अदम एतमाद लाने से फिर कोई इसी तरह का नया पपट आके बैठ जाएगा, अपनी मर्जी के फैसले करेगा। तो बेहतर यह है कि हम असल चीज रूह की तरफ जाएं। और असल यह है कि 1973 के आइन के तहत पार्लिमानी इंतखाबात कराए जाएं। ये जो हाइब्रिड जो निज़ाम बनाया जाता है, फिर बनाने के बाद खुद ही कहते हैं कि वो जमीन बोस हो गया है, इससे हमें जान छुड़ानी होगी। 1973 के आइन पे मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। उसके लिए हमने इब्तदा कर दी है, पहली सीढ़ी पे चढ़ गए हैं। आगे आने वाला कल हमें बताएगा कि और कौन कौन हमारे साथ इस सीढ़ी पे चढ़ते हुआ नजर आएगा आपको। अच्छा सर, इस हवाले से हुकूमत के किसी रहनुमा, किसी वजीर से आप लोगों की कोई मुलाकात हुई है, कोई बातचीत हुई है या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही मामला आगे चल रहे हैं? देखिए, हमें तो अभी इब्तदा की है, हमने अपोजिशन को एक पेज पे लाए हैं, अपोजिशन एक पेज पे आ गई है। इसके बाद देखेंगे कि हुकूमत के हाथ में कुछ है जो हमसे बात कर सके, हुकूमत हमें कुछ दे सकती है या हुकूमत बेबस हुकूमत है। हमें तो लगता है ये इंतहाई बेबस हुकूमत है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और इसका एक वजीर उठता है, उठ के सरेआम कहता है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, और तो उसके बावजूद ना उस वजीर के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक ये कर सके हैं, बल्कि उसकी अब सफाइयां भी इन्होंने देना शुरू कर दी है। और ये सारी सूरत हाल आपके सामने, साबिक प्राइम मिनिस्टर को जेल में कोई सहूलत नहीं दी गई, जो कुछ उसके साथ किया गया। फिर अगर उन्होंने उसके वर्षा ने अगर राब्ता भी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो फिर उसके फैसले को किस तरह से घुमाया गया, ये सारी बातें ये बता रही है कि जो है कि अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और इसके लिए हमने इकट्ठे हो गए हैं पार्लियामेंट के अंदर। इंशाल्लाह हम टफ टाइम देंगे और फिर आगे देखेंगे। अगर यही सूरत रही तो हम पार्लियामेंट से बाहर भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, तो सर 27 सितंबर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है, क्या उसमें भी JUI को या मौलाना साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देखा जा सकता है? देखिए, अभी तक ना हमने कोई ऐसा फैसला किया है, ना उन्होंने हमसे कोई ऐसी बात की है। हम अपने तौर पे अपना काम कर रहे हैं। हमारे बाकायदा हम अपने वर्कर्स को, अपने जिम्मेदारान को, तहसील और जिले की सतह के अपने जितने भी जिम्मेदार ओहदेदारान हैं, उन सब से हम राब्ते में हैं। और आपने देखा होगा कल पेशावर में इसी तरह का कन्वेंशन हमने किया, जिसमें तमाम KP के फाटा के लोग शामिल थे ओहदेदार। उनको हमने अगली गाइडलाइन दी है, यही कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है। और नेक्स्ट 30 अगस्त को सक्खर में पूरे सिंध के लोग होंगे और 5 सितंबर को साहिवाल में
पूरे पंजाब के वर्कर्स होंगे। इसके बाद 18-19 को 19-20 को पेशावर में हमारा इजलास होने जा रहा है। ये सब वर्कर्स कन्वेंशन के बाद बहुत सारा हमारा अहम इजलास है जो जमीयत उलमा इस्लाम का सबसे बड़ा अहम अदारा है, पावरफुल अदारा है। उसमें हम ये सारी चीजें रखेंगे और इंशाल्लाह अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बाकी जहाँ तक आपने कहा कि 27 नवंबर तो पीटीआई अपने तौर पे अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। मकसद तो ये है कि आइन को बचाना, और हुकूमत की तब्दीली से आइन नहीं बचेगा, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और चूंकि खुद हुकूमत ही कह रही है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो फिर हमें आइन 1973 के आइन को अमल दरामद करना पड़ेगा। उसके बगैर कोई चारा नजर नहीं आ रहा फिलहाल। लेकिन असलम गौरी साहब, इस पर एक तनकीद भी हो रही है, जो आप लोगों की कुर्बतें बढ़ रही हैं, इस पर ये भी एक चीज़ बोली जा रही है कि आप लोग तो फॉर्म 47 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते थे कि उन्होंने केपी में आप लोगों का मैंडेट चोरी किया है, अब उन्हीं के साथ आप लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, हिकमत अमली अपनाई जा रही है, तो इस चीज़ पर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। देखिए, हम पार्टी 7 पूरे मुल्क को कहते हैं, बशमूल वहां जहां मैं भी जीता हूँ। अच्छा। हम पूरे मुल्क की तमाम असेंबलियों को फॉर्म 47 कहते हैं, सिर्फ पीटीआई की केपी की हुकूमत को नहीं कहते। हम पूरे मुल्क को कहते हैं, बशमूल वहां जहां मैं भी जीता हूँ। सबको उन्होंने एक सिस्टम बनाया गया ना कि फला पार्टी को यहाँ एडजस्ट करना है, फला को यहाँ एडजस्ट करना है। इंतखाब तो नहीं है ना, ये तो इस पर बहुत पहले बातें हो चुकी है, ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरी बात यह कि आप ये देखिए कि हमारे इस अमल का रिएक्शन किस तरह से आ रहा है। अगर रिएक्शन आ रहा है तो हमारा अमल दुरुस्त है। हर चीज का यही चीज होता है कि आप एक फैसला करते हैं, उसके रिएक्शन में फैसला आता है, रिएक्ट कोई हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा फैसला दुरुस्त है और हम सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह की बातें तो आती रहेंगी। क्योंकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी मैंने ये सवाल किया कि बड़ी कुर्बतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की JUI के साथ, तो वो यही कह रहे थे, उनका भी यही पॉइंट था कि इनके तो आपसी इतने इख्तलाफात हैं कि इनके तहत से हुकूमत को कोई प्रेशर नहीं आएगा। ये तो राणा साहब से पूछेगा तन्हाई में उनका क्या ज़हन क्या कहता है, तो उनको आएगा प्रेशर या नहीं आएगा, हम अकेले उनके लिए काफी है इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है। जब हमारा बाहर आएंगे तो हम पिछले जब पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ हम लॉन्ग मार्च लेके आए थे तो राणा साहब और उनकी पार्टी तो कहीं भी नहीं थी, हम ही थे। ये तो आखिर में आके इस्लामाबाद में हमारे कंटेंट पे चढ़ गए थे अपने ये CV देने के लिए कि हम 6 महीने में मुल्क की मैशत ठीक कर देंगे। उससे पहले तो ना लाहौर में हमारे साथ थे, ना मुल्तान में हमारे साथ थे, ना जेलों में हमारे साथ थे। हम अकेले ही कराची से आए थे, सिर्फ थोड़ा सा कमरुज़्ज़मान कायरा हमारे साथ शामिल हुए थे रास्ते में, और नून लीग तो कहीं भी नहीं थी। तो नून लीग का हमें पता है, नून लीग का हमें पता है, नून लीग हमें जानती है। राणा सनाउल्लाह साहब ऐसी बातें मीडिया पे कहना उनकी ड्यूटी है, क्योंकि बेचारे मिनिस्टर है, नौकरी तो असलम साहब, क्या समझा जाए ये जो कॉन्फिडेंस है कि ना उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक से कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना आप लोगों के तहत से कोई फ़र्क पड़ रहा है, किसी भी चीज़ से वो कहते हैं कि हमें कोई प्रेशर ही नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस सेम पेज का? हाँ, सेम पेज भी मैं समझता हूँ कि सेम पेज तो शायद सेम पेज अब नहीं है। अब पिछले दिनों शायद एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और बदहवासियां आपने देखी इनके मिनिस्टरों की, इनकी अपनी बदहवासियां कितनी थी। तो अंदर के हालात तो वो कहते हैं ना, कब्र के हालात तो मुर्दा ही जानता है, तो अंदर के हालात तो खुद बीगी जानती है कि उनके अंदर के क्या हालात हैं। बराबर साहब क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे थे पिछले दिनों इनके खिलाफ, और क्या चीजें हो रही थी कश्मीर के इंतखाबात में, वहाँ गिलगित के इंतखाबात में। तो ये चीजें तो सारी आपके सामने वाज़ेह है, इसमें कोई दोरंगी नहीं है, नजर आ रहा है। और क्या हुकूमत के अंदर के हालात कितने खराब है, और कोई पेज वेज नहीं है। बस वो ये यस बॉस वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं, हुक्म काम दिया जा रहा है, काम कर रहे हैं। क्योंकि असलम साहब बार बार वुज़रा जो हैं टीवी स्क्रीन पर आके बयान देते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। हमने माजी में भी इस तरह की चीज़ें देखी है कि जब वुज़रा टीवी स्क्रीन पर आके ये कहें कि हुकूमत अपने दिन पूरे करेगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो बैक एंड पे कोई ना कोई मामलात ख़राब होते हैं। आपको क्या लगता है, ये मुद्दत पूरी होगी इस हुकूमत की? मैं तो समझता हूँ कि सब कुछ खराब है, बैक एंड में कुछ मामला खराब नहीं है, सब कुछ खराब है, नजर आ रहे हैं, बिल्कुल वाज़ेह है। बिलावल साहब के जो बयानात आते हैं, फिर इस तरह के तजिए भी आ रहे हैं कि शायद सदर पाकिस्तान अपने उहदे से बड़ा नाला है, वो छोड़ना चाह रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सी सूरत हाल है। अब देखें ना, इस मुल्क में सूबों की बात होती है, और हुकूमत कहती है, चाहे मुस्लिम लीग के लोग हों, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हों, मैं दोनों को हुकूमत समझता हूँ, दोनों उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन ये ला रहा है, कौन कर रहा है? तो जब हुक्मरान इस किस्म के बस हो जाए, तो उनकी मर्जी के खिलाफ चीजें सामने आना शुरू हो जाए, तो उस हुकूमत की पोजीशन आपको इल्म होनी चाहिए कि उसकी क्या पोजीशन हो। सर, सूबों वाले मामलात पर तो ये वुज़रा राना सनाउल्लाह साहब भी इंक्लूडिंग ये मौक़िफ़ अपनाते हैं टीवी स्क्रीन पर कि ऐसी तो कोई बात कैबिनेट में अभी तक आई नहीं है।
तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तो इतना कोई शोर क्यों मचा हुआ है? अगर आ ही नहीं है तो इतना शोर क्यों मचाओ? कैसे तो आ रही है ना। हाँ। तो वो आप जो सेम पेज वाली बात कर रही है, तो यहाँ पर मसला वो साफ जरा आ रहा है कि पेज पर फर्क है, इसलिए उनको इनकी बजाय ये मामला खुद ब खुद उनको अवाम में लाना पड़ा। तो आप क्या समझते हैं, जहां से ये बात आई है ये मामला होकर रहेगा? बेशक पीपल्स पार्टी रेजिस्टेंस दिखाए। मैं समझता हूँ मैं ना बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी ने और भी कई जमातें इसमें करेगी। सिंध के हालात बहुत इस मामले में हसास सूबा है सिंध के हालात इजाजत नहीं देते इस बात के। और बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, कई अजला में तो रेट नहीं है गवर्नमेंट की, केपीके में अजला में रेट नहीं है, तो वहाँ सूबे अगर बनाएंगे तो रेट किसकी बन जाएगी? हुकूमत की तो नहीं होगी। हाँ। तो फिर रेट तो उन्हीं की होगी जो इस वक्त बंदूक लेके वहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं समझ इतने आसान नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप और हम सबको ये वेट करना चाहिए कि बिहाइंड द सीन क्या है, इसके पीछे क्या होने जा रहा है, तो ये आने वाले वक्त आपको बताएगा। क्योंकि सर ये मामला इतना संजीदा होता हुआ नजर आ रहा है सूबों का कि कुछ सहाफ़ी ये बातें भी कर रहे हैं कि सदर जरदारी ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं ऐवान सदर छोड़ने के लिए, लेकिन कुछ सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे जरदारी साहब, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि मुफाहमत के तो बादशाह रहे हैं शुरू से। आपको क्या लगता है? देखिए, मुफाहमत के बादशाह है तो 17-18 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं ना, और उनकी हुकूमत की क्या पोजीशन सबको पता है, कुछ छुपी तो नहीं है। और वो सदर पाकिस्तान भी बन गया, मुफाहमत के बादशाह तो है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। उनको मुफाहमत करनी भी आती है, मुफाहमत बनवानी भी आती है, सारे तरीके वो जानते हैं। लेकिन ये उनके गले की हड्डी बन गई, जो फंस गए इसमें, ये हलक की हड्डी जो कहते हैं ना, वो वाला सिलसिला हो गया इसमें। अगर पीपल्स पार्टी कोई भी सूबे बनवाती है सिंध के अंदर, तो पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर खत्म हो जाएगी। और अगर यही कुछ पंजाब में होता है सर, मुझे कि हम तो कहते हैं, अगर हम तो कहते हैं कि पंजाब में जब भावलपुर सूबा है या जनूबी पंजाब है, अगर वो बनता है इंतजामी मामला को सामने रख के, तो बनना चाहिए। ज़ाहिर है उनकी करारदादी भी मंजूर हुई है। यही काम कर असलम साहब, मुझे एक स्टेटमेंट का रिस्पॉन्ड कर दें। ये जो शफी जान साहब की स्टेटमेंट है कि अगले इलेक्शंस में कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई मुआहिदा तय पा सकता है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल ऐसी कोई सूरत नहीं। ना हमें किसी ओहदे की जरूरत है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, ना हमारी ओहदे की डिमांड है, ना सीट एडजस्टमेंट की डिमांड है। आइंदा इलेक्शन आएगा फिर देखेंगे क्या सूरत हाल है। आज की सूरत हाल यही है, आज तो सिर्फ आइन की मजबूती के लिए और आइन की पासमानी के लिए हम जो सारा कदम उठा रहे हैं। असलम गौरी साहब, लास्टली मैं इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक आपसे पूछना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ माहिर कानून तो कह रहे हैं कि अमल दरामद नहीं हुआ, और कुछ ये कह रहे हैं कि अमल दरामद हो गया, कि चले इलाज की सहूलत उनको मिल गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया। अभी उनसे ये सवाल मैं कर रही थी कि ये बड़ी डिबेट है कि आप लोगों ने शिफा में क्यों नहीं मुंतकिल किया, वो भी यही मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि मेन मकसद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वो इलाज था, वो तो हो गया है, तो फिर ये डिबेट होनी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल राणा साहब को ये बताना चाहिए था कि एक कैदी को जो जेल के अंदर हो, उस कैदी को क्या क्या सहूलियात मिलनी चाहिए। हुकूमत को जरूरत नहीं थी क्या वो जिम्मेदारी अपनी पूरी करते, तो उसके वारिस सुप्रीम कोर्ट में गए। बात ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद उस पर क्या हो रहा है, इस पर आप कतई नजर इसको छोड़ दें। बात ये है कि क्या हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि एक शख्स कैद है और उनके पास है, ये उनके पास है, ये लवाकिर की अमानत होती है। कैदी जो होता है हुकूमत के पास है ना, जो उनकी जेल में है, वहाँ उनकी जिम्मेदारी थी इनको ट्रीटमेंट देना। जब उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दी और उसके बाद उसके वरसा से चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से उनको जो ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर पे भी अमल दरामद में हीलो हुज्जत अख्तियार की गई, और उस पर भी ये सियासत कर रही है हुकूमत। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करे, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह डंग टपाओ में कितने दिन डंग टपाएंगे? हुकूमत को होश के नाखा लेने चाहिए, मादी से सबक सीखना चाहिए मुस्लिम लीग को कम से कम। वो तो बहरानों में उनको पता है। तो असलम साहब, ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको ऑफर थी बलूचिस्तान में कैबिनेट की, तो सर वो मामला कहाँ रुक गया? जी, वो मामला वही रुक गया। हमारी सूबाई जमात ने कहा कि हम इस हालात में हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। ठीक, हमारी सूबा, क्योंकि हमारे मकसद हुकूमतों में शामिल होना नहीं है। हमने सारी उम्र ये अपोजिशन की है, सिवाय थोड़े से अरसे के अलावा। हमारे मकासद हुकूमतों में शामिल होना नहीं होते। हमारे मकासद होते हैं आइन के तहत पाकिस्तान में आइन की बहाली और आइन की सुपरमेसी नजर आनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।